इम्पैक्ट अकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हम देखते हैं टॉपिक हमारा जेनेटिक्स डिजीज क्लास 2 में हम देखेंगे। क्लास 1 में तो हमने कुछ देखे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग, और उन रोगों में हमने देखा था, एक तो देखी थी हमने एक्स सहलंगनी अप्रभावी। कौन से देखे थे? एक्स सहलंगनी, जो एक्स पर गुणसूत्र पर एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर आने वाले जीन की वजह से होता है, इसलिए उसका क्या नाम बोला? एक्स सहलंगनी अप्रभावी। ठीक है। और अप्रभावी था, अप्रभावी मतलब हमारा वैसे तो देखो सहलंगन है, मैंने बताया था आपको लिंकेज वगैरह, तो ये एक अपवाद था ग्रेगर जोर मेंडल का। तो इसलिए अप्रभावी का मतलब ये मत मानना कि इसमें ऐसे मत मानना कि वो अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएगा, अगली पीढ़ी में दिखाई ना देकर उससे अगली में दिखाई देगा, ये इस अगली पीढ़ी में भी दिखाई दे जाता है। ठीक है। फिर हमने देखा था वाई सहलंगन। वाई सहलंगन है वो तो क्या हुआ? बिल्कुल अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएगा, वाई के ऊपर कोई होगा तो पुरुषों में ही यह पाया जाता है। फिर हम देखेंगे सिक्कल सेल एनीमिया। क्या देखेंगे? सिक्कल सेल एनीमिया देखेंगे। देखो सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में हम देखना है। देखो इससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा, जो सिक्कल सेल एनीमिया में आपको जानने से पहले यह जानना पड़ेगा, एक होता है एलिंग अप्रभावी रोग। क्या जानना पड़ेगा आपको? अलिंग अप्रभावी रोग। ठीक है। या एलिंग अप्रभावी गुणसूत्र क्रोमोसोम। देखो ये है जो एलिंग का मतलब होता है ऑटोसोम्स। क्या होता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स एक तो हमारा जो आखिरी गुणसूत्र है, जो 23वां गुणसूत्र है, 23वां गुणसूत्र है, वो तो हमारा क्या बोल दिया जाता है? 23वां गुणसूत्र तो जिसके वजह से एक्स एक्स लड़की होती है, और यदि एक्स वाई हो तो वो हमारा क्या हो जाता है? लड़का हो जाता है। ठीक है। ठीक है, एक्स वाई लड़का। ये 23वां गुणसूत्र है। ये क्या है हमारा? 23वां गुणसूत्र पर होता है, ये 23वां जोड़ा पर होता है। ठीक है, 23वां जोड़ा। लेकिन जो 23वें जोड़े के अलावा जितने 22 के 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ऑटोसोम्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? ऑटोसोम्स। क्या बोले जाते हैं? ऑटोसोम्स। क्या बोले जाते हैं? 22 जोड़े क्या बोले जाते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स बोले जाते हैं। ठीक है, ऑटोसोम। अब जो हम पढ़ रहे हैं एलिंग अप्रभावी गुणसूत्र, अभी जो गुणसूत्र पढ़ेंगे तो इन्हीं जो 22 जोड़े ऑटोसोम्स है, इन्हीं गुणसूत्रों पर यदि कोई अलग से जीन आ जाए तभी हमारा क्या बोला जाता है कि वह अप्रभावी है। वो क्या है? अप्रभावी। प्यारे बच्चों, इस रूप से वह बोला जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हम जो मतलब जो 22 के 22 जोड़े हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोम। वो क्या? ऑटोसोम्स है। और जो उनसे हमारे जो 23वां जोड़ा है उसको हम बोल देते हैं लिंग क्रोमोसोम्स। और इसी की वजह से क्या होता है? हमारा सेक्स निर्भर करता है। इसी की वजह से हमारा क्या होता है? 23वां जोड़ा क्या है? लिंग क्रोमोसोम्स बोल दिया जाता है, लिंग क्रोमोसोम्स। या हम इसको बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स। लिंग क्रोमोसोम्स है, या क्या बोल देते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। यदि मैं सीधे शब्दों में बात करूं प्यारे बच्चों, सीधे शब्दों में बात करूं, जो क्रोमोसोम्स है मानों में, क्रोमोसोम्स से सीधे शब्दों में बात करूं, क्रोमोसोम्स मानों में क्या है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम है वो कितने, वो क्या है? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है एलिंग। ठीक है, एलिंग। इसको बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। एक होते हैं लिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स को बोलते हैं गुणसूत्र हिंदी में, और
यहां पर हो गया एलिंग मीन्स क्या, ऑटोसोम, ऑटोसोम, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, या हम कहें ऑटोसोम गुणसूत्र, एलिंग गुणसूत्र, और यहां हो गया हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब जो एलिंग गुणसूत्र है हमारा, एलिंग क्रोमोसोम्स है, वो कितने हैं मैंने बताया 22 जोड़े हैं, 22 जोड़े हैं, 22 जोड़ा। और यहां पर है जो 23वां जोड़ा आखिरी है, और क्योंकि लिंग गुणसूत्र है और इसी की वजह से क्या होता है 23वां जोड़ा है, 22 जोड़े, बाईस जोड़े, और यहां पर क्या है 23वां जोड़ा। लिंग है वो किस पर निर्धारित करता है, 23वें जोड़ा पर निर्धारित करता है। इसी से क्या होता है, लिंग निर्धारण इसी से होता है, लिंग निर्धारण इसी से होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग निर्धारण इसी से होता है। और ये है जो 22वें जोड़े, 22 जोड़े का मतलब क्या है, इस पर लिंग निर्धारित नहीं बोला जाता, इसलिए इसको बोलते हैं एलिंग क्रोमोसोम्स। अभी जो हम रोग पढ़ेंगे वो एलिंग क्रोमोसोम्स पर निर्भर करते हैं, एलिंग अप्रभावी रोग होते हैं, वह हमारा हम देखते हैं इसी इन्हीं गुणसूत्रों पर दिक्कत आती है, तभी यह होता है। ठीक है, उनके बारे में हमने जानना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखेंगे हम अब, देखो आगे। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब देखो, अब हम देखेंगे 4 रोग हमने देख लिए थे, मुख्य रूप से 3 देखे थे, 3 में से हमने तीसरे के 2 भाग बना लिए थे, वाई सेल लंगनी का बना लिया था हमने एक तो बना लिया था गंजापन, और एक बना लिया था हाइपरट्राइकोसिस। तो हम देखते हैं हाइपरट्राइकोसिस और गंजापन से आगे चौथे नंबर का हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब होता है द्रांति, सिकल का मतलब क्या होता है, द्रांति, सिकल ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, सिकल सेल एनीमिया, मतलब जो सेल है वो क्या हो जाए, सिकल जैसी हो जाए। ठीक है, सेल क्या हो जाए, सिकल जैसी हो जाए, द्रांति जैसी हो जाए। सिकल का मतलब क्या होता है, द्रांति, द्रांति हंसिया भी बोल देते हैं। इस रोग में क्या हो जाता है, इस रोग में क्या हो जाता है, जो आरबीसी का आकार सिकल जैसा हो जाता है, आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है, द्रांति जैसा हो जाता है, और जिसकी वजह से मलेरिया रोग इनको नहीं हो पाता। मलेरिया रोग क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम परजीवी है जब आरबीसी को खाएगा तो सिकल, आरबीसी है वो सिकल जैसी है, तो वह मर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, वह ग्रो नहीं कर पाता। इसी वजह से इन व्यक्ति ये रोगी जो सिकल सेल एनीमिया है तो हमारा आनुवांशिक रोग, लेकिन इनमें मलेरिया प्रतिरोधी होता है, मलेरिया नहीं होता। लेकिन मानव को क्या नुकसान, मानो अब देखो अफ्रीका के अंदर एक जनजाति है, तो वहां पर सिकल एनीमिया उनमें पाया जाता है, आनुवांशिक रोग पाया जाता है, उनको मलेरिया नहीं होता। क्या दिक्कत है, देखो नुकसान है इसका नुकसान है, जाति दर जाति ये चलता रहेगा। तो आरबीसी है जब सिकल जैसा हो जाए तो आरबीसी का विकास नहीं हो पाएगा, और आरबीसी का विकास नहीं हो पाएगा तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया। हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो क्या रोग हो जाएगा, एनीमिया। इनमें खून की कमी हो जाती है, और इनमें खून की कमी होगी तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए यह भयंकर है। देखो मलेरिया से तो बचा लिया, लेकिन एनीमिया से कौन बचाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, इसलिए यह भयंकर माना जाता है, आनुवांशिक रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, एलिंग अप्रभावी रोग है। मैंने बताया था कि अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एलिंग प्रभावी रोग। एलिंग प्रभावी रोग का मतलब क्या है, 22 जोड़े पर कहीं ना कहीं दिक्कत मिलेगी, तो यह एलिंग अप्रभावी है। मतलब कहां मिलेगा, ऑटोसोम्स में मिलेगा, ऑटोसोम्स में मिलेगा। तो ये क्या है, ऑटोसोम, ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है,
मतलब ऑटोसोम्स वाले गुणसूत्रों के अंदर मिलेगा। तो वहां कहां दिक्कत रहती है, इसमें गुणसूत्र जो 11 होता है, गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन आ जाता है। इसमें इसमें गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन आ जाता है। उत्परिवर्तन का मतलब म्यूटेशन आ जाता है, उत्परिवर्तन आ जाता है। म्यूटेट करने की कोशिश करेगा, एक से वो दूसरे में बदलने की कोशिश करेगा, लेकिन दिक्कत होगी। तो इसमें क्या, आरबीसी का आकार विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्र 11 में उत्परिवर्तन हो जाता है, जिससे आरबीसी का आकार हंसिया जैसा हो जाता है, हंसिया जैसा हो जाता है। हंसिया मतलब द्रांति जैसा हो जाएगा, हंसिया जैसा हो जाता है, जिससे ऐसे व्यक्ति मलेरिया के प्रतिरोधी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मलेरिया रोग के प्रतिरोधी होते हैं। मलेरिया रोग के क्या है? प्रतिरोधी होते हैं। मलेरिया रोग के तो प्रतिरोधी हो गए, लेकिन मलेरिया रोग के प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा, आरबीसी का आकार है वो बढ़ नहीं पाएगा, और आरबीसी का आकार नहीं बढ़ पाएगा तो इनके अंदर क्या रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या रोग हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनमें मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर आरबीसी का आकार विकसित न होने के कारण खून हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा, और हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताया था आपको, व्यक्ति मलेरिया रोग के प्रतिरोधी होते हैं। ऐसे रोगियों में आरबीसी का विकास न होने के कारण हीमोग्लोबिन HB हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो वैसे तो इस रोग के अंदर क्या होता है, बीटा श्रृंखला का जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है, ग्लूटामीन होता है। बीटा श्रृंखला का अमीनो एसिड ग्लूटामीन, उसकी जगह पर वेलिन बन जाता है, लेकिन वेलिन बनने की वजह से उसके अंदर अमीनो अम्ल का निर्माण भी नहीं हो पाता। इस तरह का सिस्टम होता है, लेकिन इतना जानने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर जैसे हमने एक्स के ऊपर H देखा था, एक्स के ऊपर C होता है, इनमें भी ऐसे हो जाता है। हीमोग्लोबिन के ऊपर A आ जाता है, हीमोग्लोबिन के ऊपर S आ जाता है, S वाला वाहक होता है। वो इतना डीपली भी आपको ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ऐसे हो जाता है इनमें इस तरह से हो जाता है, इनमें ऐसा हो जाता है, लेकिन इतना ध्यान करने की आवश्यकता है। जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन होगा तो उनके ऊपर है AA आ जाए। यदि AA आ जाए तो वह रोगी नहीं होगा, वो क्या होगा? स्वस्थ व्यक्ति होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, और जब यदि ऐसे आ जाए HbA और HbS आ जाए तो वो मिलेगा वाहक, वेक्टर मिलेगा, वाहक मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मिलता है। और यदि दोनों आ जाए, HbSS आ जाए, HbS आ जाए और HbS आ जाए, इस तरह से HbS आ जाए और यहां पर भी क्या आ जाए? HbS आ जाए, तो यह रोगी मिलेगा। ये क्या मिलेगा? रोगी मिलेगा। इस तरह से सिस्टम होता है।
ठीक है, लेकिन इतना डीपली याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, ना ग्लूटीन और वेसिन का याद करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आप ध्यान कर लो, सिकल सेल एनीमिया चौथे नंबर का हमारा सिकल सेल एनीमिया। पांचवें नंबर का हम देखेंगे, पांचवें नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, जो थैलेसीमिया है इसमें क्या होता है व्यक्ति में, यह भी एलिंग अप्रभावी, और इसमें 11वें और 16वें में उत्परिवर्तन आ जाता है। जो 11वां गुणसूत्र है और 16वां गुणसूत्र है उसमें उत्परिवर्तन आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। इस रोग में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखलाएं होती है उनकी मात्रा कम हो जाती है, और या तो मात्रा कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, कभी ऐसा हो जाता है ज्यादा भी हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन है का आकार विकृत हो जाता है, मतलब वो डिस्टोर्ट हो जाता है, विकृत आकार हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता, और शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होगा तो शारीरिक कार्य करने में क्षमता में दिक्कत आएगी। मतलब थैलेसीमिया रोगियों के अंदर आपने देखा होगा कि ये कहा जाता है कि खून की आवश्यकता पड़ती रहती है। आपने खूब सुना होगा थैलेसीमिया के बारे में, कहा कि उसको नया रक्त चढ़ेगा, ऐसे बोला जाता है थैलेसीमिया वालों के लिए। क्योंकि थैलेसीमिया है, जो थैलेसीमिया में रक्त बदला जाएगा, आनुवंशिक बीमारी है, पूरा पूरा रक्त बदला जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका तो हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय, इनका हीमोग्लोबिन है पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि 11वां और 16वां में परिवर्तन है, और पूरा इसमें यह भी है कि व्यक्ति के अंदर खुद ही वो आनुवंशिक बीमारी है, तो नया हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, वो भी क्या मिलेगा, वह भी पूरा का पूरा क्या होगा, विकृत होगा। तो मानव के अंदर सिस्टम है ना वो, तो बाहर वाला चढ़ाया जाता है, बाहर वाला जब तक काम आएगा चलो ठीक है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होगा, वो तो 120 दिन चल सकता है। मानो हीमोग्लोबिन आरबीसी हो, आरबीसी का जीवन काल क्या है 120 दिन, क्या पता कितनी आरबीसी कितनी पुरानी हो, तो इसी वजह से उनका रक्त बार बार बदला जाता है। थैलेसीमिया एक भयंकर बीमारी है, बहुत ही भयंकर। इसमें यदि हो जाए व्यक्ति की, और व्यक्ति गरीब परिवार से हो, तो उसकी मृत्यु निश्चित रहती है। ठीक है, क्योंकि रक्त बदला नहीं जाएगा, और उनमें चलने में भी दिक्कत, मतलब व्यक्ति से चला भी नहीं जाता, इतना बुरा हाल होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो इस तरह से हो जाता है, जैसे मानो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन मानो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कुछ, है ना, और इसका स्ट्रक्चर है वो पिचक जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह से बिल्कुल पिचक जाए। ठीक है, जो ऑक्सीजन ये 4 O2 के साथ में क्रिया कर पाता है। ठीक है, तो इसके साथ में क्रिया नहीं कर पाएगा, और इसके साथ में क्रिया नहीं कर पाएगा, तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन ही, तो इसी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो शारीरिक रूप से वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का निर्माण जल्दी हो जाएगा, और लैक्टिक अम्ल का निर्माण जल्दी होगा तो व्यक्ति थकेगा, और जल्दी थकेगा तो कई बार ऑक्सीजन की कमी होगी, तो व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे व्यक्ति की फिर क्या नया हीमोग्लोबिन सारा बनेगा, तो डिस्टोर्टेड होगा मतलब विकृत होगा, डिस्टोर्टेड हीमोग्लोबिन होगा, तो व्यक्ति के शरीर के अंदर नुकसान होंगे, और इसकी वजह से व्यक्ति की फिर बाद में मृत्यु हो जाएगी। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, नया रक्त लेके आएंगे, नया रक्त न्यू ब्लड लेके आएंगे, न्यू ब्लड लेके आए, न्यू ब्लड उसमें था हीमोग्लोबिन, उसके अंदर क्या था, हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि आरबीसी से ही किसका निर्माण होता है, हीमोग्लोबिन से का निर्माण होता है। लेकिन आरबीसी है वो, इसका जीवन काल क्या होता है 120 दिन होता है, क्या होता है 120 दिन। 120 दिन में तो ये तो है नहीं कि सारी की सारी आरबीसी है, सारी नई नहीं हो, तो ये भी हो सकता है कुछ 90 दिन की हो, कुछ कुछ 95 दिन की हो, कुछ 100 दिन की हो, कुछ ऐसे हो सकता है 80 दिन की होगी, कोई नई थी 30 दिन की थी, तो वो उनके लिए तो क्या है, वो कितने दिन चल सकती है 120 दिन है, मतलब 4 महीने निकाल सकती है उसमें, तो इसमें ये क्या 3 महीने चलेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ है वो पुरानी होती है, मोस्ट ऑफ पुरानी होगी 2 महीने चलेगी, कोई 1 महीने, तो उसका फिर रक्त बदला जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी तो जितनी भी हीमोग्लोबिन होगी, उसकी जितनी हीमोग्लोबिन होगी वो तो सारी सारी क्या होगी, विकृत होगी। इसी वजह से ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और बार बार ऐसे व्यक्तियों का रक्त बदला जाता है, बार बार रक्त बदला जाता है। ठीक है,
अब देखो प्यारे बच्चों, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया मैंने बताया था आपको, यह क्या है हमारा यह एक आनुवंशिक बीमारी है। तो आनुवंशिक बीमारियां तो हम पढ़ ही रहे हैं। यह एक एलिंग ऑटोसोम, ठीक है, ये ध्यान रखना, एलिंग अप्रभावी रोग है। यह भी क्या है, अप्रभावी रोग है, एलिंग अप्रभावी रोग है, ठीक है। मतलब शुरू वाले गुणसूत्र है, जो 23 जोड़े गुणसूत्र नहीं, उससे पहले वालों पर कहीं ना कहीं काम करेगा। तो यह क्या है, यह 11वें व 16वें गुणसूत्र, 11वें व 16वें गुणसूत्र, मतलब 11वें व 16वें गुणसूत्र के अंदर आई दिक्कत के कारण ही होता है। यह 11वें व 16वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से होता है, में उत्परिवर्तन से होता है। ठीक है, 11वें और 16वें गुणसूत्र में उत्परिवर्तन से होता है। और इसमें क्या बताया था मैंने, इस रोग में हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखलाओं, इस रोग में हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन श्रृंखलाओं की मात्रा या तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, है ना, कि मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, कम या ज्यादा हो जाती है। जिससे हीमोग्लोबिन का आकार भी विकृत हो जाता है। इससे ऐसे लिखेंगे, इससे हीमोग्लोबिन का आकार भी विकृत हो जाता है, विकृत हो जाता है, जिससे वह ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा, जिससे शरीर में थकान महसूस होगी, शरीर में थकान महसूस होगी, शरीर में थकान महसूस होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जिससे क्या होगा, शरीर में थकान महसूस होगी। और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, थैलेसीमिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, थैलेसीमिया। ठीक है, आगे करें, थैलेसीमिया, ये हमारे दोनों के दोनों क्या थे, एलिंग अप्रभावी रोग थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद में हम देखेंगे ट्राइसोमी रोग। कौन से रोग, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी रोग देखें। ट्राइसोमी 4, 5, 6 ट्राइसोमी रोग। ट्राइसोमी के बारे में थोड़ा सा यहां बता दूं मैं, ट्राइसोमी क्या होता है। ऐसे आ जाए ट्राइसोमी, सीधी सी बात है, ट्राइसोमी की बात आते ही आप ये सोच लेना, हम जोड़े की बात करते हैं, 2n की बात करते हैं, लेकिन ट्राइसोमी में क्या बात करते हैं, 2, 1, n, 1, मतलब है एक गुणसूत्र में वृद्धि होगी, बस मतलब 46, 2n तो क्या होते हैं हमारे 46 प्लस में 1, मतलब 47 गुणसूत्र की बात होगी। ठीक है, 47 गुणसूत्र की बात होती है, वही क्या होते हैं हमारे ट्राइसोमी होते हैं। क्या है, ट्राइसोमी, मतलब सरल है बिल्कुल। अब जितने भी हम 2-3 रोग पढ़ेंगे
वो ट्राइसोमी होंगे। ठीक है, अब देखो छठे नंबर पर, छठे नंबर पर एक रोग आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम है ये 13वें गुणसूत्र पर, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाए तो उस समय पर ये होता है। 13वां गुणसूत्र की पुनरावृत्ति आ जाता है, आती है तो उस समय पर। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, मतलब डबल, मतलब उसका क्या हो गया, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हो गया, फोटोकॉपी हो गया, एक और गुणसूत्र आ जाए। ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ओठ कटा हुआ होता है इसमें, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो ये बताना, पहले तो आपको ये बताना है इसमें कि यह क्या है, यह एक ट्राइसोमी, ट्राइसोमी गुणसूत्र वाला रोग है। यह एक ट्राइसोमी गुणसूत्र वाला रोग है, बस एक तो ये देखना है, ट्राइसोमी गुणसूत्र वाला रोग है, गुणसूत्र वाला रोग है। ठीक है, ये देखना है। और यहां पर ये ध्यान करने के लिए 2n+1, मतलब ट्राइसोमी क्या होता है, 2n+1। ठीक है, कब कहां दिक्कत आती है, यह 13वें, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। संख्या क्या होगी, 47 होती है। कहां दिक्कत आती है, 13वें गुणसूत्र का पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 13वें गुणसूत्र की, 13वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी। फोटो पुनरावृत्ति मतलब एक बार दोबारा आ जाएगा, तभी तो होती। लक्षण है, किसको पहचानोगे आप, लक्षण है क्या है कि किसके पहचानोगे भी इस पटाव सिंड्रोम है। जो ऊपरी ओठ है, ऊपरी ओठ ये कटा फटा होता है। ठीक है, ऊपर का ओठ। ठीक है, एग्जाम्पल है, सॉरी लक्षण है, एग्जाम्पल नहीं, लक्षण, लक्षण ऊपरी ओठ कटा हुआ, कटा हुआ लिख दो आप एक बार, फिर हम आगे करेंगे। जल्दी लिखो, ऊपरी ओठ कटा हुआ।
लिख दिया होगा आपने प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा पटाउ सिंड्रोम, लिख दिया होगा आपने। आगे देखोगे आप, आगे देखोगे अगला है हमारा एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम है, हम देखें इसमें भी क्या होगा, इसी तरह से गुणसूत्रों में क्या हो जाएगा, एडवर्ड सिंड्रोम में भी, एडवर्ड सिंड्रोम इसमें भी क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 47। 47। और कौन सा ये ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी मीन्स क्या है, 2n+1 है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, ट्राइसोमी है। फिर यहां पर जो जानने वाली बात यह है कि कौन से गुणसूत्र पर पुनरावृत्ति होती है, ये 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है। क्या हो जाती है, 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति, गुणसूत्र में पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो देखो 18वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है। जो हम देखें 18वां गुणसूत्र है, जो पुनरावृत्ति होने पर व्यक्ति में जो एक गुणसूत्र में वृद्धि होती है, तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके लक्षण क्या है, व्यक्ति कैसे पहचानोगे कि एडवर्ड सिंड्रोम है। देखो इसके हाथों की, जो हाथों की उंगलियां है, हाथों की उंगलियां है, वो उसमें बहुत ही ज्यादा विकास हो जाएगा और इनके अंतर भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और कटी फटी उंगलियां होंगी और उंगलियों की वृद्धि भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या मिलते हैं लक्षण है, उंगलियों की वृद्धि हो जाएगी, अंगुलियों की वृद्धि, अति वृद्धि हो जाएगी, अंगुलियों की अति वृद्धि, अति वृद्धि, अंगुलियां कटी फटी, इस तरह से होता है, अंगुलियां कटी फटी, कटी फटी होगी। तो आप देखो भारत में तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, विदेशों में ये होता है। भारत में आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ शादियां वगैरह आप अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, वरना तो ये गोत्र छोड़ो वो गोत्र छोड़ो तो छंट लेते हैं वहां क्रोमोसोम से, बीमारियां हो नहीं पाती। तो इस तरह का सिस्टम होता है, वरना तो विदेशों में बहुत ही ज्यादा संख्या में ये बीमारियां होती है, भारत में तो बहुत ही कम संख्या में जो बीमारियां हैं। क्योंकि आप देखो मेनली क्या रहता है, कई समुदाय में ऐसे होता है कि परिवार में ही शादी कर लेते हैं। कई जगह पर ऐसा होता है कि उससे क्या है, जो बीमारी है उसी परिवार में हो, उसी परिवार में आगे चलती रहती है और जिसकी वजह से पूरा पूरा परिवार है उससे ग्रसित हो जाता है। यदि वो वंश सुधार की बात की जाए, वंश सुधार की बात की जाए, तो उसमें क्या होता है, जब आप ये बोलते हो कि भी गोत्र टाल दिया, ये टाल दिया, तो उससे क्या हो जाता है कि जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की से संबंधित जो बीमारियां हैं, जो आपकी नस्ल के अंदर है या आपके परिवार में है, ठीक है, वंशवाद में है, तो वो बीमारियां टल जाएगी और फिर वो दूसरों के साथ में कंबाइन होने के बाद में वो धीरे धीरे उसकी शक्ति है, उसकी पावर है, वो भी कम हो जाती है। फिर उसके 8वें नंबर पर हम बात करेंगे। 8वें नंबर पर है बहुत ही भयंकर डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हम मंगोलिज्म बोलते हैं, मंगोलिज्म। इसमें 21वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति आती है, 21वें गुणसूत्र में पुनरावृत्ति होती है और जिसकी वजह से गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है। तो हम देखते हैं इसमें सिर है, मंगोलिज्म आप देखोगे जो मंगोलिया के लोग होते हैं, जो सिर बड़ा है, तो इसी तरह से वो सिर बड़ा होता है, इसका बोना हो जाएगा, अथेलिया और तलवे है वो बड़े बड़े हो जाएंगे, अंगुलियां छोटी हो जाएगी, मंद बुद्धि का होगा, तो जननांग अलग विकसित होंगे। तो मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है अगला, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है, ये भी क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी 47। इसको एक दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म, ये ध्यान रखना, मंगोलिज्म इसका नाम। और इसमें क्या है, गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, गुणसूत्र 47 हो जाएंगे, गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, 47। और ट्राइसोमी है, ये भी क्या है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी है, 2n+1 है, ये भी ध्यान रखोगे। और एक है इसके अंदर डाउन सिंड्रोम में, मैंने बताया 21वें गुणसूत्र, 21वें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स, 21वें गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी, 21वें गुणसूत्र की क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, और
इसी वजह से गुणसूत्र क्या है 47 हो जाते हैं। फिर उसके बाद में मैंने बताया था आपको कि इसमें क्या क्या रहता है मुख्य रूप से जो लक्षण है जो देखने को मिलते हैं। लक्षण मंगोलिया के लोगों का कईयों का सिर बड़ा रहता है, मोस्ट ऑफ का, तो इनका सिर बड़ा रहेगा, सिर बड़ा और मंद बुद्धि होगा, मंद बुद्धि, जननांग अल्प विकसित होंगे, जननांग अल्प विकसित होंगे, अल्प विकसित, जननांग अल्प विकसित होंगे और सिर बड़ा, मंद बुद्धि, जननांग अल्प विकसित। और इसमें एक पॉइंट और है आपने देखना है, वो है व्यक्ति में क्या रहता है, उंगलियां वो छोटी हो जाती है और हथेलियां है वो बड़ी हो जाती है, हथेलियां है तलवे है वो बड़े हो जाएंगे, हथेलियां व तलवे बड़े, तलवे बड़े, हथेलियां व तलवे बड़े, उंगलियां छोटी, अंगुलियां छोटी, और क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोना, बोनापन, क्या बोनापन आ जाता है। ठीक है, ये किस में है, ये हमारा डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, जल्दी लिख दो आप, फिर हम आगे चलेंगे। एक दो रोग और है बस, जल्दी जल्दी लिखो, एक दो रोग और। लिख दिया हुआ आपने प्यारे बच्चों, लिख दिया हुआ। आगे देखते हैं 9वें नंबर का, एक है कैट क्राई सिंड्रोम। क्या है, कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या रहता है, पांचवें गुणसूत्र में, पांचवें गुणसूत्र की जो एक हम बोल देते हैं उसकी भुजा है, उसमें विलोपन आ जाता है, उसमें क्या हो जाता है, भुजा में विलोपन आ जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्राई कैट सिंड्रोम बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, क्राई कैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम बोल देते हैं, एक ही बात है। मतलब पांचवें गुणसूत्र में दिक्कत आ जाए तब यह होता है, विकृति आ जाए या ऐसे बोल सकते हो आप, बहुत ही भयंकर है। और इसमें मुख्य रूप से जब बच्चा रोएगा तो उसकी आवाज है वो बिल्ली जैसी होती है, बच्चा रोता है तो उसकी आवाज है वो बिल्ली जैसी हो जाती है, वही है क्राई कैट सिंड्रोम। ठीक है, तो हम देखेंगे 9वें नंबर पर क्राई कैट सिंड्रोम। पांचवें गुणसूत्र में इसके बारे में लिखेंगे हम, पांचवें गुणसूत्र में विकृति आने पर होता है, आने पर यह होता है, इसमें बच्चे के रोने के बाद, इसमें बच्चे के रोने के बाद, बच्चे के रोने के बाद की आवाज बिल्ली जैसी हो जाती है, आवाज बिल्ली जैसी हो जाती है। ठीक है, एक और देखेंगे बस 10वां, टर्नर सिंड्रोम। भाई इसमें ये जान लेना आप, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45,
ठीक है, लिख दो आप। महिलाओं में होता है ये जो टर्नर सिंड्रोम है, बस 45 है तो मतलब एक गुणसूत्र में कमी आ जाएगी, सीधी सी बात है। या पूरा ही लिखवा दूं इसको, पूरा ही लिखवा देता हूं, टर्नर सिंड्रोम को पूरा ही लिखवा देता हूं। देखो देखो ये क्या होते हैं, मोनोसोमी होते हैं। क्या होते हैं? मोनोसोमी। मोनोसोमी होते हैं प्यारे बच्चों। मोनोसोमी क्या है, इसमें क्या होता है 2n-1 होता है। क्या होता है? 2n-1। मतलब 46 में से एक हटा दिया तो कितने बच गए? 45। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों की कमी हो गई। और यह महिलाओं में पाया जाता है। यह महिलाओं, यह एक्स गुणसूत्र पर है, एक्स गुणसूत्र पर होता है और यह महिलाओं में ही होता है। यह महिलाओं में ही होता है, मतलब एक्स पर है तो मतलब महिलाओं में तो एक्स पर ही होगा, है ना। यह महिलाओं में मिलता है। ठीक है, महिलाओं में मिलता है। इस रोग में क्या हो जाता है, इस रोग में मुख्य रूप से इस रोग में अंडाशय मतलब ओवरी पूरी तरह से ओवरी विकसित नहीं हो पाती, पूरी तरह से ओवरी विकसित नहीं हो पाती, सतन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। ठीक है, अंडाशय मीन्स क्या? ओवरी। वह सतन अल्प विकसित होते हैं, ऐसा लिख दूं मैं, सतन अल्प विकसित होते हैं। ये महिलाएं बांझपन होती है, महिलाएं बांझपन होती है, बांझ होती है, मतलब महिलाएं बांझ होती है, ऐसे लिखते हैं। बांझपन शब्द है थोड़ा, महिलाएं बांझ होती है। ठीक है, मतलब ये माताएं नहीं बन सकती, सीधी सी बात है, ये माताएं नहीं बन सकती। ठीक है, इसके बारे में केवल बस आपको ये याद करना है। ठीक है, मतलब गुणसूत्रों में एक की कमी आ गई, मतलब 46-1, बस ये। तो 10 आपको ध्यान करने हैं जो हमारे हमने यहां पर आज हमने जो पढ़े हैं वो 3 प्रकार के 3 टाइप पढ़े हैं। हमने 3 टाइप पढ़े हैं प्यारे बच्चों। देखो पहला टाइप क्या पढ़ा हमने, पहला टाइप हमने पढ़ा एलिंग अप्रभावी, मतलब क्या है वो ऑटोसोम है। ऑटोसोम है 22वें जोड़े 22वें जोड़े के अंदर दिक्कत आएगी, जो 22 जोड़े हैं उनमें दिक्कत आएगी, 23वें जोड़े में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा एलिंग में, जैसे आपने देखा सिकल सेल एनीमिया, उसमें 11वें गुणसूत्र के अंदर उत्परिवर्तन आया है। और थैलेसेमिया में आप देखो यहाँ 11वें और 16वें में आया है। तो और फिर उसके बाद में हमने अगला देखा ट्राइसोमी वाले। ट्राइसोमियो वाले में क्या होता है, एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। यहां पर क्या हो जाएगी, गुणसूत्र में एक की वृद्धि। ये क्या होंगे, ट्राइसोमी कौन से होते हैं, गुणसूत्र में एक की वृद्धि। तो 46 होते हैं, एक की वृद्धि होगी। जितने भी ट्राइसोमी उसमें क्या हो जाता है, एक की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसके हमने कितने रोग पढ़े, इसके हमने मेनली है 3 रोग पढ़े होंगे। ठीक है, पटाऊ हो गया, एडवर्ड हो गया और डाउन सिंड्रोम हो गया, 3 हमने पढ़े हैं। इसमें भी क्या है 47 और इसमें भी क्या है 47। फिर क्राइकेट तो हमारा अलग ही आ गया है ना, इसमें तो विकृति है। फिर हमने पढ़ा मोनोसोमी। मोनोसोमी में क्या है, मोनोसोमी जितने भी होंगे मोनोसोमी, उनमें क्या है गुणसूत्रों में एक की कमी। मोनोसोमी जितने हैं उसमें क्या है, गुणसूत्र में मोनोसोमी गुणसूत्र में एक की कमी। क्रोमोसोम्स में क्या है, गुणसूत्र में एक की कमी आई है, एक की कमी आई है, बस इतना ही है और कुछ इसमें था ही नहीं। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप हमने पढ़े हैं प्यारे बच्चों। तो इस तरह से हमारा डिजीज है जो जेनेटिक डिजीज है, यहीं से हमारे क्वेश्चन कई बार पेपरों में पूछे जाते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे किसी न किसी परीक्षाओं में आ जाता है।
और टॉपिक सारे करवाने पड़ते हैं। आप ये देखो, क्या पता है, मानो मैं ये कह दूं कि नहीं है, लो लेवल का पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, यहां से नहीं पूछा जाएगा, और वहीं से पूछ लेते हैं, वहीं से पूछ ले। और आप देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें 20 टॉपिक पढ़े और 20 टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आए, लेकिन 2 ही क्वेश्चन है वो सिलेक्शन करा देते हैं। इसलिए सारी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे बच्चों, आज के लिए हमारा